हिंदी हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय पहचान का अभिन्न अंग है। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल अतीत को समेटे हुए है, बल्कि भविष्य के लोगों को जोड़ने का माध्यम भी है। हिंदी के लोग दुनिया में जहाँ जहाँ पहुँचे, उन्होंने हिंदी को एक जोड़ने का माध्यम बनाया। हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन की फाउंडर है और हिंदी को दुनिया भर में जोड़ने का काम कर रही हैं। उनका नाम है ममता मंडल। आइए ममता जी से हिंदी के बारे में बात करते हैं। ममता जी, दुनिया भर में वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, टेक्नोलॉजी के कई प्रकार आ गए। दुनिया भर में हिंदी एक दूसरे को जोड़ने का काम कैसे करे? कैसे आप पूरी दुनिया में इस हिंदी को एक दूसरे से जोड़ने के माध्यम बनाइए? भारतीयों के लिए कैसी भाषा का माध्यम? देखिए, जब मैं आज से 25 वर्ष पहले भारत छोड़ के सिंगापुर गई, तो हमारा भारतीय समुदाय बहुत ही प्रोलिफिक तरीके से वहाँ हर समुदाय का अपना अपना एक सांस्कृतिक गठन था। बंगालियों का बंगाली एसोसिएशन, महाराष्ट्रियंस का मराठी महाराष्ट्र मंडल, और सब अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ा रहे थे। केवल हिंदी भाषी जो लोग थे वो बहुत अलग अलग थलग रहते थे। उत्तराखंड अपनी तरफ, उत्तर प्रदेश के लोग अपनी तरफ, बिहार के लोग अपनी तरफ, और कोई एक भाषा जो इन सबको जोड़ती है वो भाषा होती है हिंदी। चाहे वो कर्नाटका से कोई आया हो, चाहे कश्मीर से आया हो। तो मुझे लगा कि एक जो भाषा की डोर सबको बांधे वो कौन सी एक भाषा है। और सिर्फ संस्कृति ही नहीं, एक काम काज के माहौल में जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो एक भाषा जो भारतीयों को जोड़ेगी वो हिंदी थी। उसके साथ साथ, क्योंकि सिंगापुर में हिंदी पढ़ना एक बच्चों के लिए एक अवसर की तरह है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और अपनी भाषा से जुड़े रहें, लेकिन उसको पढ़ने के बाद उस भाषा का कोई महत्व नहीं रहता उनके जीवन में, क्योंकि आगे जाके अंग्रेज़ी का बोलबाला है, करियर प्रोग्रेशन में ही अंग्रेज़ी ही चलती है। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट था कि भाषा सिर्फ पढ़ा जाता है स्कूल में सब्जेक्ट की तरह, बट उसके आगे क्या, ये दो प्रश्न मुझे लेके आए थे कि मैंने ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन की नींव रखी। और इसी तरह भारतीयों को जब मैंने देखा कि सिंगापुर में जब ये हो सकता है तो ग्लोबली क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए ग्लोबल प्रयास है कि जहाँ जहाँ भारतीय बैठे हैं वो सब चाहें तो भाषा से जुड़ें और अलग तरह से जुड़ सकें। भाषा केवल एक सांस्कृतिक मीडियम नहीं है जैसे आपने शुरुआत की, उसके अलावा भी बहुत सारे आयाम है भाषा के, उनसे अवगत कराना और उनसे जुड़ना। तो वही मेरा एक प्रयास था। मेरा सवाल इससे आगे का है कि जैसे आपने कहा भाषा एक जोड़ने का माध्यम है, ये बिल्कुल बेशक बिल्कुल सच है, लेकिन कई बार ये तर्क दिए जाते हैं, तर्क बोलिए कुतर्क बोलिए, कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लोगों को जोड़ रही है, सांस्कृतिक विरासत के तौर पे भारतीयों को जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जब बात रोजगार की आती है, कारोबार की आती है, तकनीकी की आती है, तो हिंदी कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा भी जाता है। तो इसलिए हिंदी पिछड़ जाती है जब बात रोजगार की है। बातचीत के लहजे में हिंदी अच्छी है, जुड़ने के लिए अच्छी है, पर रोजगार और तकनीकी में हिंदी कहाँ फंस जाती है? अब अगर आप भारतीय बाजार की बात करते हैं, उसका साइज़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम कह रहे हैं, उसका 60% मार्केट साइज़ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है। अब उस हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के अलावा भी अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखते हैं तो केवल 20% लोग कहा जाता है जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी के 80% लोग वर्नैकुलर या अपनी भाषा में ही कंफर्टेबल हैं। अब उसका भी अगर 60% का रेशियो आप करने जाएंगे तो वो शायद बढ़ के 80% लोग हिंदी भाषी होंगे। तो अगर आप कहते हैं कि रोजगार की भाषा नहीं है, आप स्वयं एक हिंदी मीडियम के जर्नलिस्ट हैं, और हिंदी मीडिया का जो प्रभाव है और मीडिया इंडस्ट्री है वो अपने आप में कितने $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, बॉलीवुड कहिए या टेलीविज़न इंडस्ट्री कहिए या जर्नलिज्म कहिए, न्यूज़ एंड मीडिया, तो ये एक अपने आप में इंडस्ट्री है। तो ये रोजगार के लिए काफ़ी नहीं है क्या? नहीं, रोजगार के संदर्भ में ऐसे सवाल जो लोग उठाते हैं, सवाल कि हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हम अगर कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हिंदी का इस्तेमाल नहीं है। जब अगर हम बात करें कोई मेडिकल फर्टर्निटी में तो कहते हैं कि हिंदी में उस तरह का मटेरियल उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक शब्दावली की बात करते हैं तो वहाँ हिंदी का मटेरियल उपलब्ध नहीं है। तो इसको लेकर भी आप लोग कोई प्रयास कर रहे हैं? और दुनिया में इस बात की बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि अगर आप कोई भी माध्यम पकड़िए तो उसमें मुख्य जो भाषा है पकड़ने की या पढ़ने की या विशेषज्ञता करने की, उसमें अंग्रेजी का बोलबाला अधिक संख्या में है। हिंदी में आप अच्छा कंटेंट, साहित्य के तौर पे बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है, लेकिन जब आप तकनीकी के तौर पे जाते हैं या तमाम चीज़ों पर, वहाँ पर इसका कमी महसूस करी जाती है। आज पिछले 10 सालों में जब से मैंने काम शुरू किया है, बहुत प्रयास चल रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं इंक्लूडिंग IITs का जो क्लस्टर है टेक्नोलॉजी पे, बहुत कंप्यूटर्स की भाषा में भी हिंदी में बहुत काम हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट फंडेड बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। नास्कॉम भी सपोर्ट करता है लोकलाइजेशन में और बैकएंड पे हिंदी का प्रभाव। गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन सब कर रहे हैं हिंदी भाषा में काम। तो तकनीकीकरण में हिंदी बढ़ रही है।
एजुकेशन में क्योंकि 40 साल का बैकलॉग है, तो वो पढ़ाना और पढ़ाने वाले रिसोर्सेज, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज बनने में समय लगेगा। कंटेंट पे काम चल रहा है। मेरी संस्था पर्टिकुलरली नहीं कर रही है। मेरी संस्था हिंदी को स्किल की तरह स्थापित करना और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हिंदी को एक लिंगुआ फ्रैंका की तरह सेम रिस्पेक्ट देना जो अंग्रेज़ी को मिलता है। तो उसके तहत हम चाहते हैं आप जैसे और हम जैसे लोग जो अंग्रेज़ी के सैंडविच में पले बड़े हैं, वो उस भाषा को अपनाएं और अपने कामकाजी दौर में हिंदी को बढ़ाएं। तो जब हम लोग प्राइड लेंगे, आप गर्व से अपनी भाषा इस्तेमाल करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, वैसे ही लोग उसको देखना शुरू करेंगे। तब हमारे बच्चे समझेंगे कि हिंदी की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में या भारतीय मार्केट में। जी, जैसे आपने बात कही कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ तो मतलब जो मुख्य माध्यम एंट्री पाने का है वो इंग्लिश रहता है अमूमन। बहुत से जो मतलब मीडिया को छोड़ दें जहाँ हिंदी माध्यम का बोलबाला है, लेकिन कई ऐसे माध्यम हैं जब 90% जहाँ आप IT कंपनीज़ को बात कर लें या कोई वैज्ञानिक कंपनी है, ऐड कंपनीज़ हैं दुनिया, वहाँ पर अंग्रेज़ी का बोलबाला है। मुख्य जो माध्यम है वो इंग्लिश के तौर पे काम किया जा रहा है। तो कॉर्पोरेट में हिंदी की जगह बनाने कैसे संभव है बनाना, उसके लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए और आप लोग इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, अब आज के समय में डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके तहत अगर आप आम आदमी से पूछे वो किस चीज़ को महत्व देता है, वो या तो LGBTQ के बारे में उनको पता है या डिफरेंटली एबल्ड को इंक्लूसिविटी में कैसे लाया जाए। लेकिन हमारी संस्था इस तरफ बहुत कैंपेन कर रही है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी एक एस्पेक्ट है जब आप कार्य क्षेत्र में आते हैं, और स्किल मेजरमेंट भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स पे नहीं होना चाहिए। जो आपका कार्य आपको आता है कि नहीं, उसका स्किल टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए, और कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स डिफरेंट काम आपके जॉब रोल के हिसाब से है ना, बट वो ओवरऑल किसी भी कार्य क्षेत्र में वो बेंचमार्किंग नहीं होनी चाहिए कि आप कौन सी भाषा में अपने स्किल डेवलप कर रहे हैं या शोकेस कर रहे हैं। अगर आप अपना काम कर पा रहे हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो भी आपको वो नौकरी इक्वली डिजर्विंग है उस काम के लिए, क्योंकि आपका काम इम्पॉर्टेंट है, आपका स्किल इम्पॉर्टेंट है। लेकिन होता क्या है कि आज के समय में जो दिखता है वो बिकता है, प्लस जो बोल पाता है वही आगे बढ़ पाता है। इस डिस्पैरिटी को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर देखिए, इंग्लिश बोलने वाले ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े बच्चे या UK में पले बड़े बच्चे या कहीं पे भी, अब वो चाहे पहली पास भी ना हो, बट चूंकि सिर्फ अंग्रेज़ी बोल पाते हैं इसलिए तो वो स्मार्ट नहीं हो जाते हैं। तो वही हमारे लिए भी तो लागू होता है ना कि अगर हिंदी बोलने वाला पहली कक्षा वाला हिंदी बोल रहा है या 10वीं कक्षा वाला बोल रहा है या MA हिंदी बोल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके ऊपर एक सवाल बनता है कि अगर हम IIT की बात करते हैं, हम UPSC की बात करते हैं, हम नीट की बात करते हैं, तो हिंदी माध्यमों का परसेंटेज जो है वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाता उनके बच्चों का आंकड़ा। तो चूँकि हमारी पूरी माध्यम की जो आपने कहा शिक्षा अंग्रेज़ी में है, ऐसे में क्या होगी एकदम से आप रातों रात तो शिफ्ट बदल नहीं जाएगा। और अभी चूँकि जिस तरह का रुझान है, जो हमारे पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें भी अगर अंग्रेज़ी माध्यम है तो वो और एडवांस हो चुका। हिंदी बहुत पीछे, अनुवाद भी हो रहा है, वो अनुवाद क्या उतना बेहतर फीजिबल हो पा रहा है, सवाल उसकी भी उठ रही होगी। कई बार सवाल उठता है कि परीक्षाओं में जो सवाल अनुवाद कर दिए जाते हैं उनका वो तर्जुमा ऐसा अनुवाद होता है कि उसको पढ़ना या समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हिंदी के लिए पाठ्य पुस्तकों में जगह बनाना, क्योंकि जो भी टीचर या शिक्षक पढ़ के आ रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ के आ रहे हैं, और बहुत कोई बाहर से पढ़ के आ रहा है, उसके लिए उस भाषा को बदल के हिंदी में पढ़ाना, तो पहला भाषाई चैलेंज और बच्चों को कम्युनिकेशन करना। तो इसको पाटना, इस जो खाई बन चुकी है, इस खाई को पाटना कितना आसान है और कैसे संभव है ये खाई? देखिए, जब भी भाषा का इस्तेमाल पढ़ाने या पढ़ने के लिए किया जाता है, उसका पहला जो पैरामीटर है जो उसको मीट करना चाहिए, वो है, जो मापदंड होना चाहिए कि वो समझ आई कि नहीं आई। अब वो समझने के लिए, अब जैसे कंप्यूटर है, अगर वो अंग्रेज़ी में कंप्यूटर है, हिंदी में भी अगर कंप्यूटर ही रहेगा तो कोई बुराई नहीं है। कैलकुलेटर है तो उसको अब गणक तो नहीं कह सकते ना हम, जो उसका टेक्निकल हिंदी, कम्युनिकेटिव हिंदी होनी चाहिए, और सरल, सहज और सामयिक भी होना चाहिए। कि अगर आज के समय में, अब थ से ठठेरा हम कब से पढ़ाते जा रहे हैं, आज के समय में कहाँ है वो ठठेरा। ई से ईख बोलते हैं, कितने बच्चे ईख जानते हैं, कितने बच्चे ईख देखते हैं। ई से इंजन देखते हैं, तो अगर आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकालें तो उसमें ई से इंजन, आज भी बहुत कम किताबें हैं, प्राइवेट स्कूल्स की कुछ होंगी जिसमें ई से मेट्रो की इंजन दिख जाएगी, लेकिन उसमें भी स्टीम इंजन भी की ही पिक्चर चली जा रही है पिछले 40 वर्षों से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो ही नहीं बदल पा रही, तो बड़ी
मेडिसिन टेक्नोलॉजी और इसमें बदलाव लाना और उसका कंटेंट बनाना वो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब चीन, रशिया, जर्मनी अपनी भाषाओं में तकनीकी एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। कंटेंट का बहुतायत है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत है। वो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है कि अगर हम लोग उसको डेवलप कर पाएँ और उसको लोकलाइज कर पाएँ अपने पाठ्यक्रम के लिए, तो कैसे किया जाए वही एक सवाल है। वही लेके मैं भारत आ रही हूँ अब कि कैसे किया जाए उसको। एक सवाल इसमें उठता है, आपने बात करी स्किल की कि आपकी जो ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन है वो आपका काम स्किल के लिए भी आप लोग करते हैं। सवाल ये आता है कि हिंदी में लोग बवाल करते हैं कि हिंदी में स्किल क्या होगा। अंग्रेजी के लोग कहते हैं कि अंग्रेजी की तमाम इंस्टीट्यूट खुले होते हैं कि अंग्रेजी सीख लीजिए आकर 15 दिन में, 20 दिन में। हिंदी में स्किल की हम बात करते हैं तो एक सवाल उठता है कि हिंदी में स्किल क्या हिंदी में स्किल सिखाते हैं? अब मैं आपको अपना निजी एक्सपीरियंस बताती हूँ या अनुभव बताती हूँ। अब जो कहते हैं ना लिंग्वा फ्रैंका हमारा अंग्रेजी है, क्योंकि हम बोलते फर्स्ट शब्द जो निकला वो एक्सपीरियंस निकला, अनुभव नहीं निकला। ये स्किल डेफिशिएंसी है मेरे अंदर। और ये स्किल डेफिशिएंसी आज के समय में 80% युवा जो भारत में पल बढ़ रहा है और थोड़ा सा भी एजुकेशन कर चुका है अच्छे स्कूलों में, उन सब के पास हिंदी की लिमिटेड वोकेबलरी की एक हैंडीकैप है, जिसको हम कहते हैं कि अगर आप शब्दावली पे अपना काम नहीं कर रहे हैं और आपकी पकड़ अपनी भाषा पे नहीं है तो दूसरी भाषा में कहाँ से ही होगी। और जो आप अपनी भाषा में नेटिव स्पीकर कहलाएंगे, नैतिक भाषा आपकी वो है, तो मौलिक वक्ता के रूप में आप किस में ज़्यादा एक्सेल करेंगे, हिंदी भाषा में कि अंग्रेज़ी में। दूसरी बात है, स्किल सिर्फ भाषा नहीं है, स्किल है कि आप उस भाषा का उपयोग कैसे करते हैं, आप उस भाषा में काम कैसे करते हैं और आप उस भाषा के प्रति भावना कैसे रखते हैं। तो आप ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी प्रेजेंटेशन और पर्सनालिटी डिफाइन करती है। और मैंने ये पाया है कि जो हमारे बच्चों में रूरल अर्बन डिवाइड है या गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल डिवाइड है, वो भाषा, नॉलेज और वो नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन। तो अगर हम उसको डेवलप कर पाएंगे तो वही हमारा स्किल डेवलपमेंट का रोड मैप है। बाकी आप सब पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, सर्टिफाई हो सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलप की जाती है वो। और कुछ लोगों की मॉन पर्सनालिटी भी होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट अडेप्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो उस तरफ काम हमारा सारा है। आपने दो बातें एक बात पहले जब कही थी कि हिंदी जैसे इंडस्ट्री की बात आपने करी, हिंदी इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें जो रोजगार पाने वाले लोग हैं वो अधिकतर अंग्रेजी भाषा के लोग होते हैं, क्योंकि कई लोग रोमन में स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे हैं हिंदी फिल्मों के अंदर। ऐसा रहता है कि और उसको वो पर्दे पे हमको हिंदी दिखाई दे रही है, या हिंदी जो लिखी जा रही है वो सही जैसा जो ट्रांसक्राइब होकर भी हिंदी आ रही है, वो हिंदी में मात्राओं की बड़ी गलतियाँ रहती हैं। दूसरा बात है कि हिंदी की जो दिवस की हम बात करते हैं या तमाम हिंदी की इवेंट्स की बात करते हैं, वो रस्मी इवेंट्स हो जाते हैं और उन इवेंट्स में लोगों को कोई प्रोत्साहन की बात नहीं होती। कि प्रोत्साहन इन द सेंस ऑफ कि वो बड़े लोग जो इवेंट कर रहे हैं वहाँ पर बड़े लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन बड़े लोग उसके बाद हिंदी को कैसे प्रमोट करते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाती है, वो एक इवेंट के तौर पे ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है। और कभी कभी हिंदी दिवस आया, उस दिन हम हुआ हिंदी दिवस की बधाइयाँ या हिंदी सप्ताह की बधाइयाँ, वो उन इवेंट्स की ही हिंदी बन जाती है। हिंदी हमारी रोज़ की दिनचर्या में तो आती है, हमारे घर के बोलचाल में, लेकिन हमारे जो कामकाज में नहीं आती, उसकी प्रक्रियाओं में नहीं आती। इसके लिए आपका जो फाउंडेशन है, आपको क्या लगता है फाउंडेशन के लिहाज से क्या करते हैं? दूसरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कैसी प्रैक्टिसेस मतलब इवॉल्व करनी चाहिए, कैसी प्रैक्टिसेस बनानी चाहिए कि हिंदी हमारी उन प्रक्रियाओं का भी हिस्सा बने? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और रहेगा प्रक्रियाओं में। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पे जितनी एमएनसीज काम करती हैं वो उनको सरकारी तंत्रों के साथ काम करना पड़ता है या पब्लिक सेक्टर के साथ काम करते हैं, और वहाँ पे कार्य मुख्यतः हिंदी में होता है। तो वही संस्थाएं जो अपने में रोज़मर्रा के जीवन में अंग्रेज़ी में चल रही है, बट एक्चुअल काम करते समय वो लोग हिंदी का उपयोग करते हैं, सारी पेपर वर्क हिंदी में होती है, तो काम काज में हिंदी को क्यों नहीं लागू कर सकते? अब PSUs का एक सेट वर्क फ्लो था जिसके तहत हिंदी उनके वर्क कल्चर का हिस्सा है, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो पाया है। वो एक इसलिए भी कि हिंदी भाषी बहुत फ्रेगमेंटेड है, वो खुद ही झिझकते हैं कि हिंदी में बात करेंगे तो हमको बैकवर्ड ना समझा जाए। तो जब तक ये झिझक को हम एड्रेस नहीं करें, भाषा का अभिमान और सम्मान जिसे हम कह सकते हैं, हाँ, अब स्वाभिमान कि हम हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, वो उतना भी एक्सेप्ट हमारे करते हैं। प्रधानमंत्री जाकर ग्लोबल मंचों पे हिंदी का ही बोलते हैं, तो उससे हिंदी का गौरव बढ़ता लाजमी है। और भारतीय होने के नाते मेरा एक तकिया कलाम है कि अगर आप हिंदी नहीं बोलते हैं तो आप हेप नहीं है, क्योंकि हमने ये एक मुहिम चालू की थी कि हिंदी एनरिच्ड पर्सनालिटी, जिसके तहत हम आपकी संस्था से भी जुड़े, हिंदी एक्सीलेंस समिट जो करते हैं, जिसमें हम कॉर्पोरेट CEO लेवल के वक्ता आते हैं जो अपनी क्षेत्र की एक्सपर्टीज़ हमसे हिंदी में साझा करके जाते हैं।
हम उसी को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं छोटे छोटे शहरों में, जहाँ पे बच्चों को ये दिखे कि हाँ हम हिंदी भी बोलते हैं और हम अच्छी हिंदी बोलेंगे तो हमारे लिए भी उतनी ही अवसर खुलेंगे बाहर भी, उस इंग्लिश ना आने के कारण हम पीछे नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए सामयिक होना कि हम आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की कर रहे हैं, एआई की कर रहे हैं, मगर इन सब विषयों में हिंदी में कौन बोल पा रहा है। आप बीते कई साल से काम कर रही हैं हिंदी को लेकर दुनिया भर में। सवाल अभी उठता है कि हिंदी को लेकर आपको कोई ऐसा मॉडल आपने डेवलप कर पाया, या ऐसा कोई मॉडल आपको लगा, या कोई पायलट प्रोजेक्ट टाइप का कभी बनाया हो आपने या लागू किया हो जो एक सफल प्रोजेक्ट हो, लगता है कि इसको अगर कुछ लागू किया जाए तो कुछ बहुत लंबे तो इसके लिए बात अभी कर भी नहीं जा रही, लेकिन एक बहुत छोटे स्तर पर भी हिंदी की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। हिंदी की बेहतरी के लिए सबसे पहले कि हिंदी को अपने कामकाज में अपनाना शुरू करना, और जब हम अपने शख्सियत का उसका हिस्सा बनाएंगे कि हिंदी हमारे साथ साथ चले, तो आप जहाँ जाएं अपनी भारतीयता और हिंदी भाषा को अगर साथ में ले जाते हैं तो वो एक पहला कदम है। दूसरा, रोज़मर्रा के जीवन में आप अंग्रेज़ी वोकेबलरी को धीरे धीरे हिंदी से रिप्लेस करना शुरू करेंगे, वो एक दूसरा कदम है। और तीसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर जब तक टॉप मैनेजमेंट इसको समझे और टॉप डाउन जो एचआर पॉलिसीज़ में इसको लागू करे कि इंक्लूजन और डाइवर्सिटी में इसको भी एक महत्व दिया जाए, और इसकी तरफ भी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड और वो सब तो एक मुद्दा है, बट ये कि वर्क पॉलिसी वर्क कल्चर में हिंदी को हीन भावना से ना देखा जाए। उसके लिए हमको बहुत सारे रोल मॉडल्स तैयार करने हैं जो अपने साथ साथ दूसरों को भी इंस्पायर कर सके कि हिंदी प्रेरणा स्रोत बने और प्रेरणा दें कि हिंदी में बात करिए और अपनी भाषा से जुड़े रहिए। दुनिया में आप हिंदी को लेकर जगह जगह आयोजन करती हैं देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो आपको क्या लगा कि हिंदी को लेकर क्या नए बदलाव आए? जैसे आपने आयोजन किया, आपने पिया कॉर्पोरेट पे जैसे अभी एक इवेंट किया था, इसके पहले भी आपने कई थीम्स भी इवेंट किया, क्या नए बदलाव हिंदी को लेकर आपको दुनिया भर में दिखे जो भारतीय रहते हैं, जो हिंदी का को बोलते हैं? क्योंकि एकेडमिक्स में कई जगह ये मतलब है, रशिया से लेकर बहुत से मुल्कों में जहाँ हिंदी एज एकेडमिक पार्ट का भी हिस्सा है, कई हिंदी में फॉरेन लैंग्वेज की तरह। तो आपको क्या लगता है कि हिंदी को लेकर दुनिया में के कई हिस्सों में, सिंगापुर में आप काम करती हैं, कई भारतीयों की बड़ी संख्या वहाँ रहती है, ऐसी दुनिया की यूके यूरोप में भी, तो हिंदी को लेकर किस तरह का बदलाव दिखा आपको बीते कुछ सालों में, या नया बदलाव दिख रहा है? मैं ये कहूँगी कि सिंगापुर में रहने के कारण मुझे भी इस बात की अवेयरनेस हुई कि मदर टंग की जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सिंगापुर में बाईलिंगुअल पॉलिसी है जो सरकार एकेडमिकली लागू करती है 10वीं तक, जो यहाँ पे भी लागू होती है, लेकिन उसके अलावा वो भाषा हर तरफ दिखती है उनको। उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे जो भी वो भाषा पढ़ता है उसको जाके इस्तेमाल कर पाता है। वो हम लोगों की एकेडमिक साइकिल में आफ्टर 10th स्टैंडर्ड मिसिंग है। उसको कंटिन्यूड रखने के लिए ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर आप देखें, मैथ्स का ओलंपियाड होता है, साइंस का नेशनल साइंस चैलेंज होता है, हिंदी और इंग्लिश के भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हिंदी के लिए नेशनल लेवल पे कुछ नहीं होता है और ना ही इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अब फ्रेंच लैंग्वेज के हर जगह सेंटर है, ब्रिटिश काउंसिल का हर जगह सेंटर है, हिंदी के कितने ऐसे सेंटर, कितने काउंसिलेट्स में चलते हैं, वो एक प्रश्न है। लेकिन उनकी भी अपनी दुविधा है कि एक भाषा को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख सकते। भारत की 29 भाषाएं हैं, ऑफिशियली वो कितनों को सपोर्ट करे, बट अगेन मार्केट साइज देखते हुए 60% लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर वो स्किल सेंटर की तरह भी अगर फैसिलिटेशन कर दें तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। बाकी सामुदायिक स्तर पे, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं वो भारत से ज़्यादा जुड़े हैं कुछ हद तक, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में या रूट्स से जुड़े रहने के कारण, तो उनका रुझान भाषा की तरफ ज़्यादा है। लेकिन हिंदी साहित्यिक भाषा होने के कारण बहुत कम आम लोग जुड़ पाते हैं हिंदी के कार्यक्रमों से। तो अब जब आम लोगों के लिए कार्यक्रम होने शुरू होंगे जहाँ पे कोई भी नौसिखिया लेखक आके 4 पंक्तियाँ अपनी सुनाए और कॉन्फिडेंस से चला जाए और उसको सुनने के लिए 10 लोग मौजूद हों, तो भाषा के प्रति लगाव बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या होता है, या तो बहुत क्लिष्ट भाषा वाले एक साहित्यिक समुदाय है जो अपने लिए कविता पाठ करती हैं, उनका ही एक कम्युनिटी आता है, वही 40 लोग आपस में इंजॉय करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और वो वहीं पे रुक जाती है, बहता नहीं है। तो उसको बहने देने के लिए सामुदायिक स्तर पे और प्रयास होने चाहिए और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हिंदी से जोड़े रखने के लिए। उसकी तरफ ही हमारा अभी रिसर्च चल रहा है कि और क्या क्या कर सकते हैं।
और ये है कि बाहर जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ पे ग्रास रूट पे, रूरल अर्बन डेवलपमेंट पे हर कोई अपने स्तर पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो वो है कि अगर वो गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू करते हैं, एक एक बच्चों को, तो वो भी एक एक्सचेंज की तरह, उनकी हिंदी सुधर जाएगी, उन गांव के बच्चों की अंग्रेजी सुधर जाएगी। तो उस तरफ एक पायलट चल रहा है हमारा मराठी मीडियम में, होपफुली हिंदी में भी हम शुरू करेंगे। ममता जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हिंदी की समृद्धि के लिए आप ऐसे ही लगातार काम करती रहें ताकि ग्लोबल स्तर पे हिंदी की लगातार पहचान और सशक्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।